अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं कनाडा के एक मोस्ट कॉमन रीज़न के बारे में बात करूँगा, जो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फाइलें जमा होने के बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको रिफ्यूज़ल लेटर में एक रीज़न दिया जाता है। ये मोस्ट कॉमनली रीज़न है। वो रीज़न है द पर्पज़ ऑफ योर विज़िट टू कनाडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद अ टेम्परेरी स्टे गिवन द डिटेल्स यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशन। आपने जो एप्लीकेशन दी है और उसमें जो डिटेल्स हैं, वो उससे पता चलता है कि ये मुताबिकत नहीं रखता आपके विज़िट वीज़े से। या आमतौर पर जो विज़िटर्स हैं, उनको ये जो है रिफ्यूज़ल आता है, ये रीज़न दिया जाता है, ये ऑब्जेक्शन होता है। अब ये ऑब्जेक्शन अगर एक आ गया, सिर्फ़ ये आया, तो कुछ चीज़ें समझनी है आपने यहाँ। पहली बात ये समझनी है कि इस ऑब्जेक्शन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी फ़ाइल ठीक नहीं है। आपके कोई असासों में मसला है, जो आपने बैंक स्टेटमेंट शो किया उसमें मसला है, आपके टाइज़ में मसला है, आपने जो एनटीएन रिटर्न्स दी हैं उसमें मसला है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कोई चीज़ जो जितनी भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, ये उसमें मसला नहीं। लेकिन इनमें से कोई एक चीज़, 2 चीज़ ऐसी मिस हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस है जो आपको देनी चाहिए थी, जो आपने नहीं दी। अब वो क्या-क्या चीज़ें मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा आपके साथ, ताकि अगर ये आ जाता है, सिर्फ़ एक ये रीज़न आता है या ये एक आ गया या कोई और भी एक रीज़न आता है, तो आपने इसको हैंडल कैसे करना है? आप करते हैं, आपका कंसल्टेंट करता है, कैसे हैंडल किया जा सकता है? अब हमारे साथ ज़्यादा ये होता है कि हम यूट्यूब, टिकटॉक से वीडियोज़ देख लेते हैं, किसी की भी और उसको प्रॉपर नॉलेज हो या ना हो। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है, समझाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको नहीं होता। तो वो थोड़ी-सी फ़ीस लेके आप एक ट्रेनिंग सेंटर है आप उनका, वो आप पे ट्रेनिंग करते हैं, आपकी फ़ाइलें जमा करते हैं। कोई 20,000 लेगा, कोई 40,000 लेगा, तो इसमें आपकी फ़ाइल जमा करवा देता है। लेकिन उसका आपको नुकसान जो होता है, वो यही होता है कि एक तो आप जब उनसे डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं कि जो आपने कवर लेटर बनाया, डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए मेरे, वो किस तरह से लगाए, क्या रीज़न दिए, वो आपको प्रोवाइड नहीं करता या कर नहीं पाता। तो उससे बाद में आप जब अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। फिर जब आप दूसरी दफ़ा अप्लाई खुद से करेंगे, किसी और से करवाएँगे, तो आप ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी। तो एक तो ऐसे बंदों से बचें जो थोड़े से पैसे लेके भी आपका काम कर देते हैं। वो इसी से पता चलता है कि उनको काम जो चीज़ की वैल्यू है, जिसकी वर्थ है, वो बंदे पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। तो लालच में ना जाया करें, इस चीज़ में पैसे बचाने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं। इस चक्कर में नहीं जाना और उस बंदे से अप्लाई करवाना है, जो बंदा आपको डॉक्यूमेंट्स दे दे। क्योंकि बाद में आपने उसी बेस के ऊपर रिकंसिडरेशन करनी है, अपील करनी है। ये मेरी बातें बड़ी गौर तलब हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आपने समझ ली, इन पे अमल कर लिया। अब ये जो रीज़न आया, मैं इसके बारे में बात करूँगा कि ये आ जाता है, क्यों आता है, इसमें क्या हम कर सकते हैं, इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। अच्छा जी, ये रीज़न ये जो आता है, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, कोई ऐसा 1-2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे जो चाहिए थे, वो आपने मिस कर दिया। आपने बिज़नेस अपना बताया, तो उसमें आपने बिज़नेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिस कर दिए, एनओसी कहीं नहीं लगाया, तो वो आपने मिस कर दिया। अगर जॉब रिलेटेड है, तो वहाँ कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जॉब करता हूँ, मैंने सैलरी स्लिप सारी लगा दी, लेकिन मैंने वो एक अपना जो है बॉस, उससे लेटर नहीं लिखवाया रिकमेंडेशन का, या एक गारंटी का कर लें कि एफ़िडेविट नहीं लगाया कि मैं जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा, ये अच्छी काम कर रहा है, बोनाफाइड मतलब एम्प्लॉयी है हमारा, ये नहीं किया। बाज़ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अटेस्टेशन ज़रूरी होती है, वो नोटरी पब्लिक से भी होना ज़रूरी होती है। बाज़ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपने फ़ॉरेन ऑफ़िस से अटेस्टेड करवाने होते हैं, अगर वो नहीं करवाते तो तब भी इश्यू है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं, वो करैक्टर सर्टिफ़िकेट नहीं लगाते, तो वो करैक्टर सर्टिफ़िकेट जब नहीं लगाते, तो कोई मसला हो, कहीं ऑलरेडी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में या कोई और, तो वहाँ उनको जब डाउट आता है, तो आपका ट्रैवल देखते हैं, आपका करैक्टर देखते हैं, तो करैक्टर मौजूद नहीं होता जब कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, तो वो उस डाउट में भी होते हैं, तो फिर भी ये रीज़न आ जाता है। ये जो रीज़न जो मैं बता रहा हूँ, जो हो सकते हैं, वो ये होते हैं। फिर होता क्या है, इसमें ये जो इतराज़ आया कि आपका कंसिस्टेंट नहीं है, आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके मुताबिक, उसमें एक वजह ये होती है कि आप जो भी चीज़ बता रहे होते हैं, वो कंप्लीट नहीं बताते। मेरा कारोबार है, आपने नहीं बताया कैसा कारोबार है, पैसे कितने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, मेरी ज़िम्मेदारी कितनी है, एम्प्लॉइज़ कितने हैं, मैं किस तरह से मैनेज करता हूँ, और वेज़ ऑफ अर्निंग कितने हैं मेरे। उसके साथ आपने कुछ प्रूफ्स लगाने होते हैं, वो नहीं आप लगाते।
तो इस तरह से करके कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें होंगी जिनकी वजह से भी ये आ जाता है। यानी कि आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जितने रिक्वायर्ड थे उतने नहीं लगाए या बहुत कम लगाए हैं, उससे वो डाउट में हैं। उनको लग तो रहा है कि आपकी पोज़ीशन ठीक है, जो आप कह रहे हैं वही है, लेकिन अभी वो डाउट में है। वो डाउट क्लियर करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स और लगाने चाहिए थे। या ऐसा हो सकता है कि आपने किसी चीज़ का दावा किया हो। मिसाल के तौर पर ये मेरी एक बैंक स्टेटमेंट है, इसमें मेरे पैसे हैं जी, मैं कहता हूँ जी 10 करोड़ है मेरे पास, ये मैं ये आपको शो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक और बैंक अकाउंट मैं चला रहा हूँ, जिसके अंदर 3 करोड़ और है मेरे पास, तो मेरे पास इनफ मनी है, मेरे पास कोई मसला नहीं है। तो फिर आप उसका या तो एविडेंस लगाएँ साथ या उसको छेड़े ही ना। आपने आधी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, बाकी आप उसका कोई सबूत नहीं दे रहे, तो ये भी वजह होती है जिसकी वजह से आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो ये भी रीज़न आ जाता है कि ये बंदे ने बात तो छेड़ी है, पूरी बताई नहीं। आप कोई भी और भी हो सकती है कि बात आपने छेड़ी हो, बताई ना हो। इसके अलावा कौन से रीज़न होते हैं जिनकी वजह से ये एतराज़ आता है? कुछ तो वजूहात ऐसी होती हैं कि आपने कोई ऐसी बातें कर दी कवर लेटर में जिससे डाउट हो जाता है कि ये बंदे पे शक होता है कि ये बंदा वापस नहीं आएगा। आप जब एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, बार-बार कस्में खाना शुरू हो जाते हैं, आप ऐसी बातें करते हैं जिनसे उनका डाउट क्रिएट होता है, तो उस वजह से भी ये आपको इतराज़ आ जाता है। वो तो या तो कहेंगे सीधा डाउट है, या फिर ये कहेंगे कि ये आपकी मुताबिकत नहीं रखता। फिर आप जो कवर लेटर लिखते हैं, उसमें आप कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं, मैं करता हूँ, आप करते हैं, हम सभी करते हैं, कि जो हम अगर टूरिस्ट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो कवर लेटर लिखा है, वो हो सकता है बिज़नेस वीज़े के लिए लिखा हो हमने, या वर्क परमिट के लिए लिखा हो, या हमारा कोई प्लान ही कोई और हो। तो आपने जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक होना चाहिए। एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आप जितने आप बता रहे हैं कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया, आमतौर पर पूछता है कि आप पैसे कितने खर्च करेंगे वहाँ जाके, डॉलर्स में वो पूछता है। तो आप जो बता रहे होते हैं अपना बजट, वो आपका मैच ही नहीं करता आपके ट्रैवल से, तो ये भी वजह होती है, तो फिर भी ये एतराज़ आ सकता है। अच्छा, एक और वजह होती है इस एतराज़ की, वो बाज़ औक़ात कुछ लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, वो कुछ मुल्कों के वीज़े ले लेते हैं, लेकिन उन मुल्कों का ट्रैवल नहीं करते। दुबई का वीज़ा ले लिया, ट्रैवल नहीं किया। मलेशिया का वीज़ा ले लिया, ट्रैवल नहीं किया। वो वीज़े ये वीज़ा मिल जाता है। ये समझते हैं कि वीज़ा लग जाएगा, स्टिकर लग जाएगा, तो ट्रैवल नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इस बात पे भी उनको शक होता है कि ये जो बंदा वीज़ा ले रहा है, ट्रैवल नहीं कर रहा है, यार इसमें कोई बात है, ये सिर्फ़ हमें ये फुद्दू बनाने की कोशिश कर रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक है, मैंने वीज़े लिए थे। बाद में आप जिस जिस तरह मर्ज़ी उसको जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करें कि मैं यहाँ भी नहीं जा सका था क्योंकि मेरा बिज़नेस चल रहा था, या कोई और मामलात थे घर के, तो वो जस्टिफ़ाई नहीं हो सकता, वो डाउट क्रिएट करता है। तो इस तरह के एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने वाले भी काम ना किया करें। ये भी एक रीज़न होती है आपका ये वाला ऑब्जेक्शन आने का। फिर एक और जो है, आपके टाइज़ आप सही तरह डिफ़ाइन नहीं करते अपने घर के, आप अपनी होम कंट्री के साथ वो अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं करते। आप कह देते हैं मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे इतने रिश्तेदार हैं जो डिपेंड करते हैं मेरे ऊपर, मेरी इतनी दुकानें हैं जहाँ से मुझे रेंट आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप बता देते हैं। लेकिन आप उनके प्रूफ़्स जो हैं वो प्रोवाइड ही नहीं करते जो होने चाहिए। जितने होने चाहिए उतने आप करते ही नहीं, तो फिर भी उनको यहाँ से डाउट क्रिएट होता है। तो इसके लिए भी यही रीज़न दे देते हैं कि जो है ना, आपकी एप्लीकेशन जो है, जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है, वो मुताबिकत नहीं रखती। जो आप कह रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स उससे मैच ही नहीं हो रहे, हम आपको कैसे वीज़ा दें? एक और चीज़ होती है कि आप कहीं किसी मुल्क से आप डिपोर्ट किए गए हों, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो और आप कह देते हैं मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। बहुत सारी कंट्रीज़ आपस में शेयरिंग करती हैं डाटा, तो जब उनके पास होता है और आप सच नहीं बोल रहे होते, तो यहाँ भी आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है। और आप रिटर्न में भी, क्योंकि एप्लीकेशन में भी देते हैं जी रिफ्यूज़ हुआ था, नहीं हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, वो आप रीज़न दे देते हैं। हम अपना सही रीज़न ही नहीं बताना चाहते कि क्यों रिफ्यूज़ हुआ था, तो उस वजह से हम कहते हैं जी मेरा रिफ्यूज़ नहीं हुआ था, तो बाद में इसी वजह से एक और रिफ्यूज़ल हमें मिल जाता है। इस तरह एक और चीज़ ये होती है कि वो जब आप फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं हेल्थ के रिलेटेड, आपकी हेल्थ के, तो वो हम बाज़ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो हम वैसे ही फिल कर देते हैं, येस नो में जवाब देना होता है, समझ आती क्यों नहीं कर देते हैं, किसी से करवाते नहीं, पैसे ना देने पड़ जाएँ। तो वो कुछ गलत कर देते हैं, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हम अपनी हेल्थ के रिलेटेड दे देते हैं जो कि नहीं देनी चाहिए, जो छुपानी चाहिए। तो उस वजह से भी हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं, उनकी वजह से भी
आपको ट्रैवल की इजाज़त नहीं दी जाती, आपको वीज़ा नहीं दिया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को दमान और वो ट्रैवल करना चाह रहा है पहाड़ों की तरफ, वो अपनी सारी आइटिनरी उसने बनाई हुई है। अब वहाँ तो उनके लिए मर जाएगा वहाँ जाके, कैसे पहाड़ों पे चढ़ेगा, कैसे हाइकिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी आप मैटर करती हैं कि आपने चीज़ें कौन-सी बतानी हैं, कौन-सी नहीं बतानी है। अगर आपका मेडिकल हुआ है, कैसे हुआ है, कौन-सी बीमारी है, क्यों है, उसका क्या करेंगे, उसके मुताबिक ही ट्रैवल करना है ना आपने। आपको वैसे ही आप बीमार हैं ठंड से और आप चले जाते हैं मरी बर्फ़बारी में, तो ये एक बेतुका-सा आपका प्लान हो जाएगा। तो इसी तरह आप जब भी प्लान किसी कंट्री का भी करते हो, तो ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये जो आपको ये रिफ्यूज़ल आता है कि आपका ट्रैवल जो है, इन्फॉर्मेशन जो है, वो मुताबिकत उससे नहीं रखता। अब इसका करना क्या? अगर तो ये आ जाए आपके पास ये रिफ्यूज़ल, ये रीज़न आ जाए, तो इसका एक ही हल है कि आपने दोबारा से अपनी सारी फ़ाइल पढ़नी है। आपने कवर लेटर पढ़ना है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको देखना है, जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है वो देखने हैं कि कौन-सा मिस है, मैंने कहाँ गलती की है। वो सारी इवैल्यूएट करके इन्फॉर्मेशन तो आप दोबारा से आप उसको रिकंसिडरेशन में भेजें। जब वो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो लगाएँ और जो इन्फॉर्मेशन मिस है वो भी उनको बताएँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है और आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आप अपना रिफ्यूज़ल लेटर शेयर कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।